हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे, उनके फीडबैक दिए, राइट। एंड लास्ट वीडियो में हमने आईटीसी के मैनेजमेंट के बारे में बात की थी, राइट। सो आज के वीडियो का जो बेसिक टॉपिक है दैट इज़ वेयर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर मनी। अब कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मतलब है लाइक ऐसे लोग जो अपना मोस्टली पैसा आरडी और एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो वाई दे आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर? बिकॉज उनको ना एक अपना पैसा लॉस करने से थोड़ा सा डर लगता है। वैसे तो सभी को पैसा लॉस करने से डर लगता है, बट जो रिस्क एपेटाइट होती है एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की, वो सबसे कम होती है, राइट। तो ऐसे लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए रादर देन बैंक की एफडी और आरडी से? सो दिस आई विल डिस्कस इन टुडे वीडियो, राइट। एंड सो आज अगर हम एफडी और आरडी की बात करें, राइट, तो आफ्टर कोविड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी और आरडी का, वो मार्जिनली काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। तो मैक्सिमम रिटर्न जो आज के बैंक्स दे रहे हैं वो आईडीएफसी है, यस बैंक है, जो ऑलमोस्ट 6% के आसपास का रिटर्न दे रहे हैं एफडी पे, राइट। तो एक रीज़न आता है कि हमें अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसका सबसे बेसिक रीज़न है पहला कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई की जो दर होती है, राइट, वो होती है 6.5%। और ये जो 6.5% की मैं बात कर रहा हूँ, ये लास्ट 10 साल का जो डेटा है उसका एवरेज है 6.5%। कभी 6 रहती है, कभी 7 रहती है, राइट। तो हमारे इंडिया में हर साल महंगाई जो बढ़ती है वो 6.5% से बढ़ती है, राइट। अब 6% का रिटर्न हमें हमारे पैसे पे मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आज जो चीज़ मैं 100 रुपये की ख़रीद रहा हूँ, वो अगले 1 साल बाद मुझे ऑलमोस्ट 106 रुपये 50 पैसे की मिलेगी, राइट। और जो पैसा मैं बैंक में रखूँगा उस पे जो रिटर्न मिलेगा वो 106 रुपये मिलेगा। तो पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं मेरे पैसे की वैल्यू बैंक में रखे रखे कम हो रही है, राइट, प्लस महंगाई बढ़ रही है। और तीसरी चीज़, जो ग्रोथ मुझे मिलनी चाहिए 1 साल इंतज़ार करने के बाद अपने पैसे पे, वो नहीं मिल रही है, राइट। सो दीज थ्री आर द बेसिक रीजंस कि मैं अपना पैसा एफडी और आरडी में इन्वेस्ट नहीं करता, राइट। अब ऐसे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट में, राइट। तो स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिनका डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है। डिविडेंड का मतलब होता है जैसे आपको रिटर्न मिलता है एफडी और आरडी पे, वैसे ही हर कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनी स्टॉक मार्केट में ऐसी हैं जो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट, राइट, एज अ डिविडेंड या एज अ बोनस आप कह सकते हो, वो आपको हर साल देती है, राइट। तो इसमें सबसे टॉप पे जिस कंपनी का नाम आता है, राइट, जिसमें मेरा भी अच्छा खासा स्टेक है, वो है आईटीसी। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूँ तो लगभग जो आईटीसी का डिविडेंड आया दैट इज़ नियर अबाउट 9.2%, ठीक है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डाल रखा है आईटीसी में, तो उसका शेयर बढ़े या ना बढ़े, आपका आपका जो ग्रोथ या आपका जो बोनस है वो 9,200 रुपये आईटीसी आपको दे रहा है, ठीक है। सेकंड कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कोल इंडिया। थर्ड कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो गेल। फोर्थ कंपनी की मैं बात करूँ तो एनटीपीसी। बेसिकली डिविडेंड जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज ज़्यादा पे करती हैं, राइट। एक कंपनी और है बीपीसीएल। तो ये 5 कंपनीज़ हैं जिसमें आप अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। इनके बिजनेसेस भी अच्छे हैं, आगे आने वाले 4 से 5 साल में बिज़नेस का जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी अच्छा है, राइट। और आपके पैसे को एक इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, 6% 6.5% इन्फ्लेशन के आगे अगर मुझे 8 9 10% का डिविडेंड पे आउट मिल रहा है, राइट, तो आपका पैसा ग्रोथ भी कर रहा है, राइट, और साथ ही साथ आप इन्फ्लेशन रेट को बीट भी कर पाओगे, राइट। सो हमने 5 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस किया। दीज 5 कंपनीज़ आर फॉर दोज पर्सनस हु आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम है। एंड दीज 5 कंपनीज़ आर आईटीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, गेल एंड बीपीसीएल, राइट। सो इन कंपनीज़ में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाओ, आपको साल का बोनस आपके बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट आपका डीमैट अकाउंट से लिंक होता है, उसमें आता रहेगा, राइट। साथ ही साथ आप कभी भी अपने डीमैट अकाउंट को खोल के उनकी वैल्यू चेक कर सकते हो। और आने वाले टाइम में जैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का फोकस प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, तो अगर अब जैसे बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन करेंटली काफ़ी तेज़ी से गवर्नमेंट की नज़र में है, राइट। तो शेयर ने रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है लास्ट 1 से 1.5 साल में, राइट। तो जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इन शेयर्स की वैल्यू भी इतनी तेज़ बढ़ेगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि इन शेयर्स में जो वैल्यू है वो बहुत है, ठीक है। हालांकि वो वैल्यू अनलॉक कब होगी ये नहीं जानता कोई, राइट। क्यों, रीज़न क्या है प्राइवेटाइजेशन का, इनका प्राइवेटाइजेशन क्यों होना चाहिए, एक ख्याल आता है दिमाग में। तो सभी जानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं उनकी जो वर्क इफ़िशियंसी, कैपेबिलिटी, कैलिबर होता है वो एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज़ ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। रीज़न, मैनेजमेंट इशू। गवर्नमेंट बॉडीज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ में मैनेजमेंट इशू एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज की डेट में।
यही एक रीज़न है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाता है, राइट। तो प्राइवेट कंपनीज़ का क्या है, पैसा उतना ही है, लैंड बैंक उतना ही है कंपनी के पास, ठीक है, वर्क फोर्स उतना ही है, बट उनका जो एक मैनेजमेंट है, जिस तरह से वो अपनी कंपनी को मैनेज करते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनीज से बहुत अच्छा है। अगर आज की डेट की बात की जाए तो लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर HDFC बैंक को क्यों करते हैं, रादर देन SBI, रादर देन BOB, रादर देन PNB, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स में क्या, आपको पैसा जमा करना है, राइट, तो आप लाइन में खड़े हो, किसी प्रोसेस को देखना है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। हालांकि अभी पिछले 1-1.5 साल में तो गवर्नमेंट बैंक्स ने भी अपनी सर्विस काफ़ी बेहतर कर ली है, बट अगर मैं बात करूँ तो लोग HDFC, कोटक महिंद्रा, ये सब चीज़ें प्रेफर करते हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है उसकी सर्विस, राइट। So this is the basic reason why a person should invest their money in these kind of stocks who are basically conservative in nature. अब सेकंड बात आती है फिर वही एक कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस बार मैं डिस्कशन करूँगा TV18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। इस कंपनी में हालांकि लास्ट वीक ही मैंने एक स्टेक परचेज किया है, राइट। आई हैव परचेज्ड 500-300 क्वांटिटी ऑफ वर्थ नियर अबाउट 2.16 लाख रुपी, राइट। सो जो बाइंग प्राइस है मेरा ऑलमोस्ट 4370 के आसपास है, ठीक है। वहाँ पे मैंने इसका एक स्टेक परचेज़ किया है। तो मैंने इस शेयर को परचेज़ क्यों किया, तो एज़ पर माई रिसर्च इसके 3 रीज़न। सबसे बड़ा, एक तो मैं जो सबसे पहली चीज़ देखता हूँ मैनेजमेंट। तो रिलायंस की सब्सिडरी है, तो आपको पता ही है कि रिलायंस अंबानीज़ भारत का सबसे धनी ग्रुप माना जाता है, तो फाइनेंशियली कंपनी बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग, मैं चेक कर रहा था लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, राइट। अभी कल ही रिजल्ट आए कंपनी के, तो लास्ट ईयर जो इसी क्वार्टर में रिजल्ट आए थे उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट था इट वाज 1.55 करोड़, 1 करोड़ 55 लाख रुपए। कल जो रिजल्ट आए हैं इट वाज नियर अबाउट 158 करोड़ ऑलमोस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर आप देखोगे तो 323% इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है लास्ट 1 साल में, राइट। थर्ड, अब फंडामेंटल की अगर बात की जाए तो कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, CNBC चैनल इनका टीवी पे आता है, राइट। तो एक ऐसा चैनल है जो आज की डेट में सबसे बड़ा बिजनेस चैनल माना जाता है टीवी का, राइट। तो मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, मीडिया का जो आगे ग्रोथ आउटलुक है, राइट, पॉलिटिक्स का वो भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात आती है इसका टेक्निकल। अब मैं टेक्निकल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो टेक्निकल है वो अभी तक मैंने जितने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है मुझे सबसे साउंड टेक्निकल लगा। उसके 3 रीज़न हैं। पहली चीज़, स्टॉक ने पिछले 2 साल में जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट चला है उस हिसाब से रिटर्न नहीं दिया अभी तक, रिलायंस की कंपनी होने के बाद भी। दूसरी चीज़, स्टॉक का जो बेस बना हुआ है वो है 40 to 45, इस रेंज में स्टॉक पिछले 1.5-2 महीने से रेंज में चल रहा है, राइट। 40 के नीचे जाने के जो चांसेस है वो मुझे बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बेस इसने बनाया है। वो बात अलग है, अब स्टॉक मार्केट एकदम से कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जहाँ पे क्रैश कर जाए या कुछ ऐसा होता है तब तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि मैं जो टेक्निकल की बात कर रहा हूँ तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग 40 का जो लेवल है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो जो मैंने परचेज़ किया 4370 में, तो वहाँ पर मुझे डाउन साइड जो दिख रही है, राइट, दैट इज़ नियर अबाउट 9%। अब बात आती है अपसाइड की। तो अपसाइड में जब ये शेयर 48 रुपी 95 पैसा एज अ टेक्निकल, जो इसका हर्डल है आगे सबसे बड़ा हर्डल है अभी तक का, वो जब तोड़ेगा तो ये शेयर आपको सीधे 60 रुपये के आसपास मिलेगा, राइट। सो 40 to 45 की जो रेंज है अभी, तो ये रेंज बाउंड है। हालांकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली टेक्निकली भी अच्छा है, और अभी भारत के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहते हैं कई लोग, राइट, राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने भी अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ाया है, राइट। लास्ट क्वार्टर में उन्होंने ऑलमोस्ट 16 लाख शेयर परचेज़ किए हैं। तो करंटली उनके पास ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर के आसपास है, 4 पॉइंट समथिंग कुछ करोड़ शेयर उनके पास पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, जिनकी वैल्यू नियर अबाउट 190 करोड़ रुपये। तो जब एक राकेश झुनझुनवाला जैसा इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसका ग्रोथ आउटलुक लॉन्ग टर्म का ही होता है, ठीक है। कोई भी बंदा 200-250 करोड़ रुपये अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, तो वो एक ओवरव्यू लेके चलेगा कि हाँ मुझे इसको 400 करोड़ करना है आने वाले 1 से 2 साल में। तो मैं तो इस स्टॉक को तभी बेचूंगा जब ये ऑलमोस्ट 72 का टारगेट है मेरा लास्ट अगले 1 साल में, राइट। डाउन साइड मेरी 38 का स्टॉप लॉस है, राइट, जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इसको परचेज़ करते हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके परचेज़ करिएगा, राइट, बिकॉज दिस इज़ माई ओवरव्यू, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट।